में आपका सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश चंद शर्मा है और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। आपके अभी इस हमारे चैनल पर सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। सभी प्रकार की कोचिंग, रीट, पटवारी, पुलिस, इसका आपको सिलेबस करवाया जा रहा है। निःशुल्क है और आपको पता है कि मैथ और रीजनिंग नरेंद्र सर द्वारा संचालित किया जा रहा है। और बात की जाए करंट जीके तो रौनक सर द्वारा संचालित किया जा रहा है। और बात की जाए भारतीय संविधान की कला और संस्कृति की बात की जाए तो शंभू सिंह जी द्वारा संचालित किया जा रहा है। और देखिएगा, आपकी लगातार जितनी भी क्लासें होगी हिंदी की वो लगातार आपकी चलती रहेगी और रीट का जितना भी सिलेबस है वो अपनी क्लासों के माध्यम से पूरा करेंगे। तो देखिए, आइए आप चलते हैं अपनी क्लासों की ओर। आज अपना पहला टॉपिक है और पहला टॉपिक की बात की जाए, पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन हिंदी का सामान्य परिचय की बात करेंगे कि हिंदी की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, किस प्रकार अपन हिंदी की बात है परंपरागत रूप से कहाँ से शुरुआत हुई है और कुछ सामान्य जानकारी की बात करेंगे आज। तो देखिएगा, आज अपना पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला की बात करें या हिंदी सामान्य परिचय की बात करें। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, देखिएगा, बात करें अपन, देखिएगा, शुरुआत करें हिंदी की। किसकी बात करें अपन? हिंदी की बात करें। देखिएगा, हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? देखिएगा, सबसे पहली बात की जाए हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो पहला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछा गया है और सर्वाधिक बार पूछा गया क्वेश्चन यही है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का क्या हो गया? शब्द है। अब देखो, हिंदी फारसी भाषा का शब्द क्यों है? हिंदी का क्यों नहीं है? हिंदी का क्यों नहीं है? तो देखिएगा, बात की जाए ये हिंदी का क्यों नहीं है, बात किया जाए तो प्राचीन समय की बात करते हैं। प्राचीन समय में एक भारत था, सबको पता है। प्राचीन समय भारत की बात की जाए कि प्राचीन समय की बात करें, प्राचीन समय में ये भारत का आपने नक्शा देखा होगा। तो प्राचीन समय नदी थी, उसका नाम था, एक नदी थी, उसका नाम था सिंधु घाटी नदी या सिंधु नदी थी। उस सिंधु नदी को अपन कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे। तो ये सिंधु नदी के लोग, आर्यावर्त नाम के लोग निवास करते थे। इस सिंधु क्षेत्र की बात की जाए या ईरानियों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? ईरानी लोगों का आक्रमण होता है। ईरानी लोग क्या करते हैं? ईरानी लोग स की जो ध्वनि है, ये जो स्व की ध्वनि उसको क्या बोलते थे? है कहते थे। क्या कहते थे? है कहते थे। और इसी प्रकार द की ध्वनि को क्या कहते थे? द कहते थे। तो सिंधु की जगह देखिए क्या पड़ गया, ये सिंधु प्रदेश था, सिंधु प्रदेश की जगह क्या बन गया? हिंदू प्रदेश बन गया। क्या बन गया? हिंदू प्रदेश। यानी सिंधु प्रदेश भी कह सकते हैं, सिंधु सभ्यता कह सकते हैं। तो ये सिंधु प्रदेश जो शब्द था या सिंधु जो शब्द था वो क्या बन गया था? हिंदू प्रदेश बन गया था। और यानी स को वह लोग, ईरानी लोग है बोलते थे और ध को क्या बोलते? द बोलते थे। तो सिंधु जो सभ्यता थी या सिंधु जो प्रदेश था वो धीरे धीरे कौन सा प्रदेश के नाम से जाने लगा? हिंदू के नाम से, यानी हिंदू प्रदेश के नाम से जाने लगा। और वर्तमान की बात की जाए, इस हिंदू से क्या बन गया है? हिंदुस्तान बन गया है। तो देख कैसे बना, सिंधु का हिंदू बना और हिंदी का क्या बन गया? हिंदवी। क्या बन गया? हिंदवी। और हिंदवी का क्या बना? हिंदी बना। क्या बना? हिंदी। इसका मतलब हिंदी शब्द किस प्रकार आया है? तो लोग, जो ईरानी जो लोग थे वो सिंधु प्रदेश को कहते थे हिंदू प्रदेश। हिंदू यानी हिंदू शब्द आया और हिंदू प्रदेश की बात की जाए, हिंदू से बना है हिंदवी और हिंदवी से क्या बना? हिंदी। अतः ये जो हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और ये हिंदी शब्द के साथ साथ ही हिंदी शब्द भी फारसी है, हिंदी तो फारसी है ही है। ये हिंदुस्तान में जो हिंदू शब्द है, इस प्रकार का ये हिंदू शब्द, ये भी कौन सा है? हिंदू शब्द फारसी है। और बात की जाए हिंदुस्तान, किसकी बात की जाए? हिंदुस्तान भी कौन सा शब्द रहेगा? फारसी शब्द रहेगा। यानी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। क्या बात कर रहा हूँ मैं? यहाँ देखिएगा, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द किस भाषा के हैं? तो तीनों शब्द बात की जाए, ये तीनों शब्द फारसी भाषा के हैं। किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं। फारसी भाषा को देखिए, ईरानी की भाषा थी।
ईरानी लोगों की भाषा थी, इसलिए इसको ईरानी भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ईरानी भाषा भी कहते हैं। और बात की जाए ईरानी भाषा की बात की जाए तो पारसी को कई बार पारसी भाषा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पारसी। मूलतः आपको कोई प्रश्न जो पूछा गया है वो केवल फारसी भाषा का ही पूछा गया है। फारसी भाषा ये आपको दे दे, ईरानी दे दे तो ईरानी भी ठीक है कि ईरान लोग ही थे वो, और पारसी भी इसका कह सकते हैं, फारसी का पारसी भी बनता है। इस प्रकार की बात की जाए तो मूलतः आपको क्या ध्यान रखना है, हिंदी में क्या ध्यान रखना है, हिंदी शब्द किस भाषा का? हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। और ये भी ध्यान में रखना है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान तीनों शब्द किस भाषा के हैं? तो तीनों शब्द किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान भी फारसी भाषा का शब्द है। आगे देखिएगा, हिंदी फारसी भाषा का शब्द पूछा गया। सेकंड ग्रेड 2016 में ये भी पूछा गया कि उर्दू किस भाषा का शब्द है, ये भी पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ उर्दू की बात की जाए तो उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ध्यान रखिएगा, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है और हिंदी किस भाषा शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। क्यों पढ़ा आपको पता लग ही गया होगा। सिंधु प्रदेश पे ईरानी आक्रमण हुआ था, सिंधु प्रदेश से क्या बन गया? हिंदू प्रदेश, हिंदू प्रदेश से हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान की बोली हिंदवी बनी और हिंदवी से क्या बना? हिंदी बना। इसलिए हिंदी किस भाषा का शब्द हो गया? फारसी भाषा का शब्द हो गया। आगे देखिएगा, हिंदी फारसी भाषा का शब्द हो गया। अब मेन चीज़, दूसरी बात की चर्चा करें, हिंदी की मेन चीज़ यहाँ आती है कि हिंदी की लिपि कौन सी है। क्या बात करें अपन? लिपि। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी की लिपि कौन सी है। लिपि दृश्य चिन्हों को कहते हैं और भाषा श्रव्य होती है, इसलिए वो श्रव्य का अर्थ देती है। तो भाषा श्रव्य होती है जबकि लिपि हमेशा दृश्य होती है। तो देखिएगा, लिपि यानी दृश्य चिन्हों कहते हैं। हिंदी की लिपि कौन सी है? सबको पता है हिंदी की लिपि कौन सी है। एक है, उसका नाम क्या है? देवनागरी। कौन सी नाम है? देवनागरी। देवनागरी। हिंदी की लिपि की बात की जाए तो हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये देवनागरी लिपि ही नाम क्यों रखा गया, ये भी एक बात आती है, देवनागरी लिपि ही क्यों रखा गया। तो इसके भी कई बार स्रोत मिलते हैं। किस प्रकार के इतिहास में बताया है कि कुछ लोग ये कहते हैं, इतिहासकार ये कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, प्राचीन समय में इस प्रकार की आकृति थी, इस प्रकार की आकृति थी, उसमें कुछ प्रकार के, इस आकृति को अपन देवाकृति कहते हैं। ये देव की तरह ही है, देव के मंदिर की तरह आकृति है, देवाकृति कहते हैं। उसमें कुछ चिन्ह लिखे हुए मिले थे, उस चिन्हों के आधार पर कहते थे कि भाई कौन सी लिपि का नाम हो गया? देवनागरी। से मैच खाती थी इसलिए इसको देवनागरी नाम लिख दिया। या कुछ कहते हैं कि गुजरात में एक जाति है नागा ब्राह्मण। क्या है? एक गुजरात में एक जाति है नागा ब्राह्मण। और नागा ब्राह्मण की बात की जाए, नागा ब्राह्मण की बोली का नाम क्या है? नागरी है। क्या है? नागरी है। नागा ब्राह्मण की बात की, गुजरात में एक जाति है उसका नाम है नागा ब्राह्मण है। और नागा ब्राह्मणों की बोली को क्या कहा जाता है? नागरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरी कहा जाता है। तो वही बात, नागरी कहा जाता है। और बात की जाए, देखिएगा, ब्राह्मण हमेशा पृथ्वी का भूदेव होता है। क्या होता है? भूमि का जो देवता है वो भूदेव है। भूदेव बोले तो ब्राह्मण का ही पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार इसका नाम क्या रखा गया? देवनागरी नाम रखा गया। तो आपको मेन तक क्या ध्यान रखना है कि लिपि कौन सी है? देवनागरी है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब देखिएगा, देवनागरी लिपि किशोर से किशोर लिखी जाती है। ये मेन इंपॉर्टेंट बिंदु है। किशोर से किशोर लिखी जाती है। तो देखिएगा, हमेशा जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिखी जाएगी, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, बाएं से किशोर लिखी जाएगी, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो देखिएगा, आगे बात कीजिए, अपने पास एक शब्द आया है, आपने गौर किया हो तो एक शब्द आया अपने पास, उस शब्द की चर्चा करें तो एक शब्द आया है और। क्या शब्द आया है? और आया है। ऐसा शब्द भी आपने देखा है, आपने इस प्रकार का शब्द भी आपने देखा होगा कि और शब्द दो प्रकार से, एक तो ये और ये भी है और एक और क्या है? ये भी है। बात की जाए तो इस और मैंने ये और लिखा, इस और का मतलब क्या है? इस और का मतलब क्या है? अधिकांश तो ये शब्दों को पूछ लिए जाते हैं। इस और की बात की जाए, जो एक मात्रा का और है, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है की तरफ। क्या अर्थ होता है उसका? की तरफ होता है। इस और यानी की तरफ, यानी मैं बाएं से किस ओर लिख रहा हूँ? दाएं तरफ। ये मेरा बायां है और ये मेरा क्या है? दायां है। तो बाएं से दाएं तरफ। इस और का मतलब क्या? इस और का मतलब दूसरा। क्या अर्थ होता है? दूसरा। राम और सीता गांव जाते हैं, एक तो राम है और दूसरी कौन है? सीता है। तो जहाँ इस प्रकार के अर्थ क्या देता है? दूसरे का अर्थ देता है, और ये किसका अर्थ देता है? की तरह का अर्थ देता है। तो देवनागरी लिपि किस ओर लिखी जाती है? बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। और ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? देवनागरी
लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो देवनागरी लिपि के विकास की बात की जाए, विकास की बात करते हैं तो आपको चलना पड़ेगा मौर्य काल। मौर्य काल में जब जाते हैं तो एक व्यक्ति आता है, उसका नाम अशोक मौर्य आता है। अशोक मौर्य की अगर बात करें तो अशोक मौर्य क्या कहता है, देखिएगा। अशोक मौर्य ने काफ़ी कुछ शिलालेख लिखवाए थे। उस शिलालेखों की बात की जाए, स्तंभ लेख लिखवाए थे उसने। वहाँ बात की जाए, वहाँ उसने 3 लिपि काम में ली थी, आपको याद होती है। एक का नाम था ब्राह्मी लिपि। क्या नाम था? ब्राह्मी लिपि थी एक का नाम। दूसरा का नाम की बात की जाए खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि थी वहाँ? खरोष्टी लिपि थी। और तीसरी लिपि की बात की जाए, तीसरी लिपि थी अरेमाइक लिपि। अरेमाइक लिपि, ये 3 लिपियाँ थी, लेकिन अपने काम की बात केवल 2 ही है, इसलिए 2 पे चर्चा करेंगे। ब्राह्मी लिपि बात की जाए, भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं ना, वो सब कौन सी लिपि में मिले? ब्राह्मी लिपि में। और पाकिस्तान में जितने भी अभिलेख मिले वो कौन से मिले? खरोष्ट लिपि में। क्यों मिले, इसका कारण देखिएगा। ब्राह्मी लिपि की अगर बात करें तो हमेशा ये जो लिपि लिखी जाती है, ये भी किस ओर लिखी जाती है? बाएँ से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएँ से दाईं ओर लिखी जाती है। जबकि इस बात की जाए खरोष्ट लिपि की तो ये जस्ट इसकी उल्टी चलती है, उर्दू की तरह। दाएं से किस ओर लिखी जाती है? बाईं ओर लिखी जाती है। तो दाएं से बाईं ओर कौन सी लिपि होती है? खरोष्ट लिपि होती है। जबकि देवनागरी लिपि की जो समान लिपि कौन सी होती है, वो कौन सी लिपि मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। अतः इस देवनागरी लिपि के विकास की बात करें तो ये विकास किससे माना जा रहा है? ब्राह्मी लिपि से माना जा रहा है। विकास किस लिपि से हो गया? ब्राह्मी लिपि से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा, इसके बाद अपन आगे चलें तो एक चीज़ आती है, देखिएगा। यहाँ बात की जाए लिपि होगी अपनी देवनागरी, किस ओर लिखी जाती है? बाएं से दाएं ओर। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो हर बार आता है कि बात की जाए कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी दिवस की बात की जाए कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। अब हिंदी दिवस की बात की जाए कब मनाते हैं, तो हिंदी दिवस की चर्चा कर लेते हैं। हिंदी दिवस की अगर अपन बात करें तो हिंदी दिवस का ये देखिएगा, हिंदी दिवस की बात करें तो ये आता है 14 सितंबर। कब आता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्या कारण है ये? भाई हिंदी दिवस तो मना लेते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस आता है। कई बार जीके के प्रश्नों में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब आता है, तो हिंदी दिवस आता है 14 सितंबर। क्यों, कारण क्या है इसका? कारण क्या है इसमें देखिएगा। अगर बात की जाए, कहते हैं 1949 में हिंदी दिवस की बात की जाए, इसे हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। किसका दर्जा मिला था? हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इस राजभाषा के दर्जा प्राप्त करने के कारण इस 14 सितंबर को क्या मनाते बताओ? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपको एक डेट याद रखनी है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना है कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। कई बार ये भी आ जाएगा, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं, ऐसा भी प्रश्न आ जाए। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है राजस्थानी। कौन सी बात की जाए? राजस्थानी भाषा दिवस की बात की जाए तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो ये मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा? 21 फरवरी को। लेकिन अभी महत्वपूर्ण काम अपना हिंदी का, इसलिए हिंदी दिवस याद रखिएगा। 14 सितंबर 1949 का है। हिंदी को किसका दर्जा मिला था? राजभाषा का दर्जा मिला था। अतः हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा। प्रश्न आ जाए, हिंदी भारत की है राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है? देखिएगा, भाषाएं 3 होती हैं। भाषाएं कितनी होती है? 3 भाषाएं होती है। 3 भाषा की बात करूँ तो सबको पता है, एक तो होती है राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा होती है? राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है। दूसरी भाषा की बात की जाए, राष्ट्रभाषा के बाद दूसरी भाषा होती है राजभाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? राजभाषा होती है। और तीसरी भाषा की बात की जाए, मातृभाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? 3 भाषाएं होती है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और बात की जाए तीसरी भाषा का नाम लें तो तीसरी भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा। इनमें अंतर क्या है? मोटे तौर पे क्या अंतर देखिएगा। राष्ट्रभाषा की बात की जाए, राजभाषा की बात करें या मातृभाषा की बात करें, देखिए राष्ट्रभाषा में देखिए पूरे भारत के द्वारा जो भाषा बोली जाए उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र। अधिकांश लोगों के द्वारा भाषा बोली जाए तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन भारत में फिलहाल बात की जाए, भारत में अभी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हालांकि विश्व की बात की जाए, विश्व स्तरीय बात की जाए, विश्व स्तरीय में बात की जाए तो चीन की एक बोली आती है, उसका नाम है, कौन सी भाषा होती है? चीन की एक बोली है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो अब 2nd स्थान पे है, शायद इंडो है, क्या नाम है। तो चीन की बोली को पीछे पछाड़ दिया। अभी भारत में बात की जाए, विश्व में बात की जाए कि विश्व में
सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी हिंदी है। अतः विश्व की बात की जाए तो विश्व में अभी कौन सी हिंदी क्या है, अभी विश्व की बात की हिंदी में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो अभी वर्तमान की बात की जाए, लेख आया था अखबार में, उस लेख के हिसाब से अभी विश्व में जो बोली जाने वाली जो भाषाएँ हैं, काफ़ी लोग काफ़ी देश हिंदी बोलते हैं। और उसकी बात की जाए तो अभी प्रथम स्थान पर विश्व में हिंदी ने प्राप्त कर रखा है, और चीन की जो भाषा है वो सेकंड स्थान पे है। तो उसकी बात करेंगे तो सेकंड स्थान पे, लेकिन अभी भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में अभी भी बात की जाए अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो इस प्रकार के संपूर्ण जो राज्य हैं उसमें अभी भी फिलहाल 100% रूप से राष्ट्रभाषा हिंदी का उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये आपकी राष्ट्रभाषा भी है ही नहीं भारत की। राजभाषा की बात की जाए, राजभाषा किसे कहते हैं, संविधान के द्वारा जिनका उल्लेख किया गया है, संविधान में जिस भाषा का उल्लेख किया गया है उसको क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। और राजभाषा की बात की जाए तो आपको पता है कि अनुसूची 8 में संविधान की 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है, उसमें से एक जो भाषा है उसमें हिंदी का नाम भी है, इसलिए हिंदी क्या है, अपनी राजभाषा है। एक बात की जाए मातृभाषा क्या है, मातृभाषा वह है जो परिवार के द्वारा बोली जाए या परिवार या माँ के द्वारा बोली जाती है, वो भाषा क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। या अपने जहाँ अपन रहते हैं उस बात की जाए, रहते समय जो मोहल्ले की भाषा होती है, गांव की भाषा भी अपन कह सकते हैं, एक तरह का वो भी एक परिवार है। तो वो जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है, मातृभाषा बोली जाती है। मातृभाषा एक छोटी सी परिभाषा की बात की जाए, मातृभाषा का अर्थ समझने के लिए क्या बात करें, देखिए जिस भाषा में आपको सपने आते हैं, देखो सपने देखने का अधिकार सभी को है, अनपढ़ व्यक्ति भी देखते हैं, पढ़े लिखे भी देखते हैं, लेकिन देखते सब अपनी भाषाओं में। यहाँ हल्का सा अर्थ यह है कि जिस भाषा में आपको सपने आते हैं ना वो भाषा आपकी मातृभाषा है। कैसे, कभी आपको सपने अंग्रेजी में आते हैं क्या, कभी यहाँ रहने वाले की बात की जाए मूलत राजस्थान के, अंग्रेजी में कभी सपने नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा नहीं है। कोई लोग मारवाड़ी बोलते हैं तो सपने भी मारवाड़ी में आते हैं, तू कड़े गयो छे, तो वो सपने में भी क्या आएगा, तू कड़े गयो छे, इस प्रकार की बात है। प्योरतः हिंदी सपने नहीं आते, कि हिंदी बोलते नहीं, अपन मिक्स बोलते हैं, अधिकांश तो लोग मिक्स में सपने आते हैं। वो यानी जिस भाषा में आपको सपने आते हैं वो भाषा कौन सी रहेगी, आपकी मातृभाषा। और साधारण से बात की जाए, परिवार और माँ के द्वारा बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। तो हिंदी यहाँ ध्यान रखिएगा, मेन बिंदु जो ध्यान, वो मेन बिंदु पर आपका ध्यान केंद्रित करना है। अभी फिलहाल यहाँ ध्यान केंद्रित करना है कि बात की जाए कि भारत की जो हिंदी है वो क्या है, भारत की राजभाषा है। कौन सी भाषा है, राजभाषा। लेकिन अनुच्छेद में दर्जा प्राप्त होना है, तो कौन से अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ स्टार्ट करते, देखिएगा अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ मैं, अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 343(1) की बात की जाए, अनुच्छेद 343(1) की बात करें तो अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को क्या दर्जा दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को क्या प्राप्त है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी को राजभाषा का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 343(1) में दिया गया है। पटवारी में पूछा गया प्रश्न है, रिट में भी आया हुआ प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा 343(1) में हिंदी भारत की राजभाषा होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ये बात भी इसमें कही गई है कि इसी अनुच्छेद में एक शब्द और दे दिया गया है कि लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। साहब ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात आएगी, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजभाषा संबंधी प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। राजभाषा संबंधी प्रावधान, एक शब्द लिख रहा हूँ मैं, यानी मैं सीधा लिख रहा हूँ, जैसे कि बात की जाए भाग 17, क्या लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा भाग 17 के 343 से लेकर अनुच्छेद, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, यहाँ समझिएगा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक क्या है ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। राजभाषा संबंधी प्रावधान है, क्या है यहाँ, राजभाषा संबंधी प्रावधान, राजभाषा संबंधी प्रावधान है, राजभाषा संबंधी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रावधान, ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ थोड़ा, राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में है, तो यहाँ बात की जाए 343 से लेकर 351 तक जो संबंध है वो क्या है, भाग 17 का अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी क्या दिया गया, प्रावधान दिया गया है। यहाँ तक रिपीट कीजिएगा
हिंदी की लिपि, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तीनों शब्द किस भाषा के हैं? फारसी भाषा का शब्द है। सेकंड में पूछा गया है कि उल्टा पूछ लेता है, हिंदी तो नहीं पूछेगा, उर्दू पूछ लेता है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का होगा? तुर्की भाषा का होगा। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी, बाएं से दाएं ओर लिखी जाएगी। और विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को आता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं में शामिल है हिंदी, इसलिए राजभाषा है। अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। लिपि देवनागरी है। कब मिला था? 1949 को मिला था। और भाग 17 में 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी क्या है? प्रावधान है। आगे देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। हाँ बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपन आगे इसके बाद और चर्चा करते हैं। देखिएगा, यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ। कई बार प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि कई बार जीके में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, ऐसा प्रश्न भी कई बार आ जाए कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। देखिएगा, ऐसा प्रश्न भी आ जाए, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र की बात करें तो कौन सा होगा? उद्दंत मार्तंड। कौन सा होगा? उद्दंत मार्तंड है। कब लिखा गया था? 1826 में। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, 1826 ईस्वी की बात कर रहे हैं अपन। रचयिता कौन है? पंडित जुगल किशोर। ये भी याद रखिएगा, पंडित जुगल किशोर। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ये साप्ताहिक रूप में कई बार पूछा गया प्रश्न। जीके के हिसाब से भी ध्यान में रखिएगा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। कब लिखा गया था? 1826 में लिखा। किस लिखा था? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी ने, जुगल किशोर ने लिखा था। आगे देखिएगा, आगे मेन जानकारी क्या है कि हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है, ध्यान रखिएगा, शौरसेनी अपभ्रंश। क्या ध्यान रखिएगा? शौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अब देखिए, हिंदी की उत्पत्ति की बात की जाए तो किससे मानी जा रही है? शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जा रही है। अब यहाँ बात की जाए किस प्रकार की बात करें, सबसे पहले उत्पत्ति की बात करें, सबसे पहले चलती थी संस्कृत। क्या चलती थी? संस्कृत। देखिएगा, भाषा चिर समय बाद परिवर्तनशील है, तो भाषा में अनेक प्रकार के परिवर्तन जो है वो हुए हैं। उस परिवर्तन के आधार की बात की जाए, सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत भी दो प्रकार की चलती थी। कितने प्रकार की थी? दो। पहले चलती थी वैदिक संस्कृत। कौन सी चलती थी? वैदिक संस्कृत। कौन संस्कृत थी? वैदिक संस्कृत थी। और फिर इसके बाद आई थी कौन सी संस्कृत आई? लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत आई थी? लौकिक संस्कृत। दो संस्कृत की बात की जाए, वैदिक संस्कृत हो गई, लौकिक संस्कृत हो गई। इसके बाद की बात की जाए, सबसे पहले वैदिक, फिर लौकिक, फिर बात है पाली। कौन सी भाषा आई थी? पाली भाषा। पाली के बाद की बात आई कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। और प्राकृत की बात है कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा में कौन सी भाषा हुई थी? शौरसेनी। कौन सी भाषा की बात की जाए? शौरसेनी अपभ्रंश आया था। और शौरसेनी भाषा से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ देखिएगा, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृति के समय की बात की जाए तो समय है इसका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्या हो गया? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसके बाद आई थी लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से, और बात की जाए 500 ईसा पूर्व। कौन सा ईसा पूर्व आता है? 500 ईसा पूर्व आता है। पाली की बात की जाए और प्राकृत की बात की जाए, ये प्राकृत जो हो जैन धर्म की भाषा है। कौन से धर्म की भाषा है? जैन धर्म। जितने भी ग्रंथ लिखे हों पाली भाषा में, इसके प्राकृत भाषा में लिखे हैं। पाली भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। किसके ग्रंथ है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं। और वैदिक भाषा के जितने भी वेद रचे गए हैं तो वो किस भाषा में लिखे गए हैं? वैदिक में। और रामायण और महाभारत की बात की जाए कौन सी संस्कृत में है? तो लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। आपको केवल ध्यान में रखना है क्या मेन जो बात है, ये बात की जाए पाली की बात की जाए तो पाली होगी आपकी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। क्या हो जाएगी? 1 ईस्वी हो जाएगी। और ये प्राकृत की बात की जाए 1 ईस्वी से कौन सी हो जाएगी?
500 ईस्वी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ बात की जाए अपभ्रंश की बात की जाए तो बनेगा 500 ईस्वी से, 500 ईस्वी से कौन से ईस्वी तक हो जाएगा, 1000 ईस्वी तक की बात हो जाएगी। और 1000 के लगभग 50 या 1100 की बात की जाए तो वहाँ किसकी उत्पत्ति है, शौरसेनी। शौरसेनी से बात की जाए क्या हो रहा है, हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी वर्तमान हिंदी की उत्पत्ति की बात की जाए 1000 ईस्वी बाद आपकी हिंदी प्रारंभ हो जाती है। शौरसेनी से शाखाओं से काफ़ी सारी शाखा निकली, तो उसमें एक शाखा नाम क्या है, हिंदी भी है। तो शौरसेनी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, हिंदी से मानी जाती है। अतः हिंदी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से मानी जाती है, शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये आप जी की दृष्टि थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बात की जाए क्रम की तो अपन बात कर ली थी, सबसे पहले वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक आई थी, फिर पाली आई थी, प्राकृत आई थी, फिर अपभ्रंश आई थी। अपभ्रंश से शौरसेनी निकली और शौरसेनी से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है, हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो मूलतः आपका प्रश्न क्या याद रखना है, हिंदी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से मानी जाती है, शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद अपन फिर आगे जानकारी लेते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। आप इस ये चैनल है, आपका अपना चैनल है, इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। और लाइक, शेयर और फॉरवर्ड कीजिए, अपने सभी दोस्तों को भेजिएगा जो रीट संबंधी, पटवारी संबंधी या सेंगेट संबंधी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके जो काम आने वाली विषय वस्तु है वो अपन पढ़ रहे हैं। इस विषय वस्तु को जितना आप अधिक शेयर करेंगे, आपके हो सकता है आपके जो जीवन में कितना अधिक काम आए, जितना अधिक से अधिक ये आपके काम आए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।